हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग लेक्चर 3 मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर सिविल फोर्थ सेम देखेंगे। लेक्चर सेकेंड में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ लोड पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था बेस्ड ऑन डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू लोड। जिसमें कि बेस्ड ऑन डायरेक्शन के हिसाब से हम लोगों ने लोड सबसे पहले दो भागों में बांटा था, नॉर्मल लोड और फिर शियर लोड। फिर नॉर्मल लोड को दो भागों में एक्सियल लोड एंड इसेंट्रिक लोड, और फिर से एक्सियल लोड को टेंसाइल लोड एंड कंप्रेसिव लोड। उसी तरह इसेंट्रिक लोड को हम लोगों ने इसेंट्रिक टेंसाइल लोड और फिर इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड में बांटा था, और फिर शियर लोड को दो भाग में बांटा था, सिंपल शियर लोड और फिर इसेंट्रिक शियर लोड। फिर सिंपल शियर लोड में हम लोगों ने उसको तीन तरह में दो भाग में बांटा था, हॉरिजॉन्टल सिंपल शियर लोड और फिर वर्टिकल सिंपल शियर लोड। और फिर इसेंट्रिक शियर लोड को हम लोगों ने भी दो भागों में बांटा था, हॉरिजॉन्टल इसेंट्रिक शियर लोड एंड वर्टिकल इसेंट्रिक शियर लोड। इसी तरह हम लोगों ने टाइम के हिसाब से और फिर लोड के हिसाब से में क्लासिफिकेशन ऑफ लोड को किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। स्ट्रेस, अब स्ट्रेस होता क्या है? एवरी मटेरियल is more or less elastic in nature, so which some external system of forces acting on a body, it undergoes some deformation, and when the body undergoes deformation, its molecule after some resistive to deformation per unit cross sectional area is known as strain. इसका मतलब क्या हुआ? सब बॉडी में कुछ ना कुछ इलास्टिक इन नेचर होता है, मतलब कि कोई भी बॉडी कंप्लीट प्लास्टिक नहीं होता है या फिर कंप्लीट इलास्टिसिटी। सब बॉडी में कुछ ना कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, मोर और लेस कुछ ना कुछ होगा ही या फिर ज्यादा। ठीक, जब किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, देखिए सो विच सम एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सो विच सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। जब कुछ एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पर अप्लाई होता है तो वो कुछ डिफॉर्मेशन में जाता है, इट्स गोज सम डिफॉर्मेशन। वो जो बॉडी है उसमें कुछ चेंजिंग आता है, और जब बॉडी में कुछ चेंजिंग आता है उसके बाद से उस बॉडी के अंदर से जब कुछ फोर्स लगता है तो उस फोर्स को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, डिफॉर्मेशन इट मॉलिक्यूल आफ्टर सम रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब किसी बॉडी पर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स लगता है तो हम लोग उसको स्ट्रेस करते हैं। यहाँ पर पढ़िए, इट इज द इंटरनल रेजिस्टिव ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट एक्सटर्नल लोडिंग और डिफॉर्मेशन विच फोर्स पर यूनिट एरिया। जब किसी बॉडी पर सबसे पहले उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो उस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में एक इंटरनल फोर्स रेजिस्ट होता है, और उस फोर्स को हम लोग स्ट्रेस करते हैं जो कि पर यूनिट एरिया रखता है। चलिए अब हम लोग उसको फिगर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को एक फिगर, ये वाला सबसे पहले देखिए, इसको समझिए। ये फिगर दिख रहा है, इसमें कुछ फोर्स P और कुछ फोर्स P दोनों तरफ से इसको खींच रहा है। तो यहाँ पर किस तरह का फोर्स या फिर लोड लग रहा है? तो यहाँ पर आप लोग को लग रहा है टेंसाइल लोड। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको खींच रहा है, तो ये किस तरह का लोड हो गया? यहाँ पर टेंसाइल लोड लग रहा है। और उसके अगेंस्ट में यहाँ पर अंदर में देखिए, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। इस फोर्स के, दोनों फोर्स के अगेंस्ट में इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए ये फोर्स लग रहा है, ये वाला जो है ये इसके लिए है, और सॉरी ये जो है ये इसके लिए फोर्स लग रहा है, और ये वाला जो फोर्स है ये इसके लिए लग रहा है। ठीक, ये अगर इसको इधर बॉडी को खींच रहा है तो इसके अंदर का फोर्स बॉडी को कर रहा है कि नहीं, तुम उसी कंडीशन में रहो। और जब इस तरफ से कोई फोर्स खींच रहा है तो उसका अंदर का रेस्ट्रिक्टिव फोर्स कर रहा है कि तुम अंदर में रहो। आप लोग इसको इस तरह से भी समझिए कि जब आप लोग का तबीयत खराब होता है तो अंदर में व्हाइट ब्लड सेल हम लोग के लिए लड़ता है, ठीक कि नहीं, तुमको हम तबीयत खराब नहीं होने देंगे। जब ज्यादा तबीयत हावी हो जाता है तब हम लोग का व्हाइट ब्लड सेल कमजोर पड़ जाता है। तो सेम यहाँ पर उसी तरह है, कोई भी बॉडी तब तक अपना शेप चेंज नहीं करता है जब तक उसका
एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो जाता है इंटरनल फोर्स से। ठीक, सपोज आप लोग एक पेन लीजिएगा और उसको खींचने की कोशिश कीजिएगा तो वो पेन नहीं खींचाएगा, बट जब आपका एक्सटर्नल फोर्स उस पेन के इंटरनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तब वो पेन अपना शेप एंड साइज चेंज कर देगा। तो हम लोग इस टाइप के फोर्स को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग स्ट्रेस का कुछ यूनिट सब देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्ट्रेस का जो ये डिफिनेशन है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां पर हो गया उसका फॉर्मूला, रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, या फिर हम लोग इसको P बाय A भी बोल सकते हैं, P बाय A। P यहाँ पर आप लोग का रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स या फिर रेस्ट्रिक्टिंग लोड को शो कर रहा होगा, और फिर A यहाँ पर हो गया आप लोग का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसके यहाँ पर से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेस्ट्रिक्टिव फोर्स, इस फोर्स के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इस वजह से स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया, जो मैंने आपको यहाँ बताया। अब इसका SI यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप लोग को पता है कि फोर्स का न्यूटन होता है और फिर एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर से ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और फिर MKS यूनिट में ये हो जाएगा KGF पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन जो है वो KGF में चेंज हो गया, और फिर CGS यूनिट में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका तीनों यूनिट हो गया। अगर आप इसका कोई डायमेंशन पूछे तो क्या होगा, तो आप लोग को पता है न्यूटन का क्या होता है और फिर मीटर स्क्वायर का क्या होता है, वो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। किलो पास्कल को हम लोग 10⁻³ PA लिखते हैं, मेगा पास्कल 10⁻6 PA, और फिर गीगा पास्कल GPA 10⁻9। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आप लोग का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प देगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि कौन कितना होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, प्रिज्मेटिक बार क्या होता है, सच बार इन विच द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द होल बार इज सेम। वैसा ऑब्जेक्ट जिसका कि क्रॉस सेक्शन एरिया पूरे का सेम हो। सपोज ये आप लोग का एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ, 3D डायग्राम, देखिए। ठीक, ये डायग्राम आप लोग का बन गया है। ऐसा डायग्राम जिसका कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये एरिया पूरे का सेम रहना चाहिए। ठीक, और आप लोग का जो जनरली है इसमें जो भी क्वेश्चन बनाइएगा उसमें सब ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही रहेगा। आप लोग इसी को लेट करके आप लोग को बनाना है। ठीक, यहाँ पर आप लोग बार की जगह ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, सच ऑब्जेक्ट इन विच द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द होल बार या होल ऑब्जेक्ट इज सेम। तो वैसे ऑब्जेक्ट को जिसका की क्रॉस सेक्शन एरिया पूरे बार का सेम होगा हम लोग उसको प्रिज्मेटिक बार कहते हैं। अब स्ट्रेस इज द टेंसर क्वांटिटी। अब ये टेंसर क्वांटिटी क्या होता है आप लोग नहीं पढ़े हैं तो मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने स्केलर क्वांटिटी पढ़ा होगा जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक, फिर वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा था जिसके पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड प्लस फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, और उसी में अब आता है टेंसर क्वांटिटी। ठीक, क्वांटिटी तीन तरह का टेंसर जिसके पास की डायरेक्शन हो प्लस मैग्नीट्यूड हो प्लस इट फॉलो सिंपल अलजेब्रिक सम, सिंपल अलजेब्रिक। आप लोगों ने वेक्टर का जब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उसका अपना अलग ही एक इक्वेशन होता था। ठीक, कि वहां पर अगर a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर कुछ और होगा, वहां पर cos थीटा आ जाता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी cos थीटा, बट इसमें वैसा नहीं होगा। ये सिंपल अलजेब्रिक, अगर a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही रहेगा। ठीक, इसमें किसी भी तरह का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं आता है। वैसे क्वांटिटी को हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। अब यहाँ पर बात है इट इज सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। तो समझिए सेकेंड ऑर्डर क्या हुआ आप लोग का, आप लोग का जो स्केलर है उसको हम लोग जीरो ऑर्डर कहते हैं, और वेक्टर को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, और टेंसर को सेकेंड ऑर्डर, क्योंकि इसके पास फोर्स और डायरेक्शन दोनों रहता है। इस वजह से हम लोग उसको सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा।
अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।